अध्याय 791 अनुभवजन्य तलवार। किन शुवान ने हान सेन पर कई हमले किए, जो रक्षात्मक मुद्रा में रहा और उसे अपनी क्षमतानुसार काम करने दिया। वह हर वार को रोकने में कामयाब रहा। डोंगशुआन आभा उसे सभी चीज़ों को महसूस करने की अनुमति देती थी, लेकिन हान सेन पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ जीवन शक्तियों को देखने के लिए ही करता था। जैसे जैसे उसने अपना ध्यान इस कौशल पर केंद्रित किया, यह उसे आठवीं इंद्रिय जैसा लगने लगा। हान सेन ने किन शुवान के हमलों को रोकने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल किया और उसे खुली आंखों से नहीं देखा। जितना ज्यादा उसने अभ्यास किया, उसकी बोध क्षमता उतनी ही बढ़ती गई। यह अभी आठवीं इंद्रिय के बराबर नहीं थी, लेकिन वह इसे वहां तक पहुंचाना चाहता था। हालांकि दूसरों से लड़ना अभ्यास के लिए एक अच्छा सहारा था, हान सेन को जल्द ही पता चल गया कि आभासी समुदाय में दूसरों के हमलों का पता लगाना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि आभासी समुदाय काफी हद तक वास्तविक लगता था, लेकिन हर कोई बस डेटा था। वे किसी भौतिक स्थान में नहीं रहते थे, इसलिए हान सेन के लिए यह समझना मुश्किल था कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। ज्यादातर समय वह बस अंदाजा लगा रहा था कि उसे कहां से बचना है। इन हालातों में भी मैं प्रतिद्वंद्वी के हमलों का अंदाजा लगा सकता हूं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर मैं कामयाब रहा हूं। हान सेन मुश्किल कामों से कतराने वाला इंसान नहीं था, बल्कि कुछ मुश्किल काम करने और फिर उसमें अव्वल आने की उम्मीद उसे उत्साहित करती थी। जब उन्होंने पहली बार साथ अभ्यास करना शुरू किया, तो हान सेन ने उसके हमलों को पूरी तरह से रोकने के लिए अपनी दृष्टि को एक अतिरिक्त सहारे के रूप में इस्तेमाल किया। जितना ज्यादा वह अभ्यास करता, उतना ही वह अपनी दृष्टि की जरूरत को कमजोर कर पाता और बिना आंखों वाली धारणा पर पूरी तरह निर्भर हो जाता। हालांकि प्रगति धीमी थी, फिर भी थोड़ी सी प्रगति भी हान सेन को बहुत खुशी देने के लिए पर्याप्त थी। जहां तक किन शुवान की बात है, अभ्यास के शुरुआती दौर में जब वह हमला करती थी, तो वह खुद को रोक लेती थी। समय बीतने के साथ ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने साथी को कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। चाहे वह कोई भी हमला करे, हान सेन उसे बिना किसी बाधा के रोकने में सक्षम लग रहा था। जब उसने देखा कि वह जवाब देने में हिचकिचा रहा है, तो उसे एहसास हुआ कि उसे पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति बिना किसी रोक टोक के हमला करने में लगा दी। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वह उसकी रक्षा को तोड़ या उससे बच नहीं पाए। कोच, क्या आप कल फिर यहाँ आएंगे? किन जुवान ने हान सेन से पूछा जब उसे जाना था। हाँ, मैं कुछ समय के लिए यहाँ आऊँगा, हान सेन ने निश्चयपूर्वक उत्तर दिया। जब तक उसकी डोंगशुआन आभा उसकी आठवीं इंद्रिय जितनी प्रभावी नहीं हो जाती, वह अभयारण्य में वापस नहीं जाने वाला था। जब किन शुवान को यह जवाब मिला, तो वह बेहद खुश नजर आई। वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप से निकलकर वह अपने कमरे में लौटी और एक हाइपर जीनो आर्ट निकाली। हाइपर जीनो कला का नाम अनुभवजन्य तलवार था। ये कौशल पूरी तरह से आक्रमण पर केंद्रित था और बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचाता था। ये बेहद शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध की भीषण गर्मी में इसका प्रदर्शन बेहद जोखिम भरा भी था। किन परिवार के पास प्राचीन काल से ही यह कौशल था, लेकिन इसके उपयोग में शामिल जोखिम के कारण बहुत कम लोग इसे सीखने की जहमत उठाते थे। एक बार जब आप इस प्रहार के लिए प्रतिबद्ध हो जाते, तो पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपका प्रहार बेअसर रहा और वार करने वाला प्रतिद्वंदी जवाबी हमला करने में सक्षम रहा, तो आपकी मौत की संभावना सबसे ज्यादा होती। उनके वंश की वंशावली में कई परिवार के सदस्यों की मृत्यु अनुभवजन्य तलवार का प्रयोग करते हुए दर्ज है। हालांकि किन परिवार के पास और भी कई शक्तिशाली कौशल थे। उसे केवल अनुभवजन्य तलवार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, और इसके अलावा उसने इसे सीखने में पहले कोई समय नहीं लगाया था। लेकिन उसने एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इसे आजमाने का सोचा जिसने कभी पलटकर हमला नहीं किया, हान सेन। किन शुवान एक बार भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए उसने उसे चौंका देने के लिए इस कौशल का इस्तेमाल करने का सोचा। इस कौशल के साथ थोड़ा अनुभव और अभ्यास हासिल करना उसके लिए भी एक वरदान साबित हो सकता था। फिर किन शुवान ने इसे सीखना शुरू कर दिया, और अगले दिन जब उसकी और हान सेन की लड़ाई हुई, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसका डराने वाला अंदाज पिछले दिन से बिल्कुल अलग था, जिससे वह भी उत्साहित हो गया। किन शुवान ने अनुभवजन्य तलवार का इस्तेमाल करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे यह बहुत पसंद है। इसलिए उसने इसकी बारीकियों पर और अधिक समय और शोध किया। इसे और बेहतर ढंग से सीखने के लिए गहन अध्ययन करने के बाद वह इसमें निपुण हो गई। इससे वह बहुत उत्साहित हुई, लेकिन इस कौशल का दुख भरा इतिहास उसके मन को कचोटता रहा। क्या तुम ठीक हो? हान सेन खुशी खुशी किन शुवान से मुकाबला कर रहा था, लेकिन नए हुनर में उसकी प्रतिभा लगातार निखरती जा रही थी। यह उसके लिए अच्छा था, क्योंकि बढ़ते दबाव ने उसे और बेहतर होने के लिए मजबूर कर दिया था। हान सेन को ठीक यही चाहिए था, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि किन शुवान थोड़ा पीछे हट रही है। दिन के सत्र की शुरुआत में उसका जो जोश और डराने वाला जोश था, वह सब गायब हो गया था। कोच, ये तलवारबाजी सिर्फ वार करने की है, इसमें कोई बचाव नहीं है। मुझे डर है कि यह बहुत जोखिम भरा है और मुझे इसे और सीखने से बचना चाहिए।
जब किन शुवान ने हान सेन की तरफ देखा तो वह खोई हुई लग रही थी। ये साफ था कि वह उससे कितनी सलाह चाहती थी और उसे कितना महत्व देती थी। इस कौशल को क्या कहते हैं? हान सेन ने पूछा। अनुभवजन्य तलवार। किन हुआन ने यह बात नहीं छिपाई और उसे सीधे बता दिया। महान साम्राज्यों की शक्ति बिना खून खराबे के जीत हासिल करना है। उनकी उपस्थिति आज्ञाकारिता को मजबूर करती है। जब आपकी तलवारबाजी उस स्तर पर पहुंच जाए जहां युद्ध की जरूरत न हो, तब आप इसे सही मायने में सीख चुके होंगे। अगर आपको कभी लड़ना ही न पड़े तो कोई खतरा नहीं है, हान सेन ने धीरे से कहा। लड़ाई नहीं। किन जुबान ने हान सेन की ओर देखा। हाँ, युद्ध न करना ही अपने अस्तित्व के शिखर पर पहुंचना है। हान सेन ने सिर हिलाया और फिर बोला, हम अभी यहीं रुकते हैं, तुम कुछ देर मेरे शब्दों पर विचार करो। अपने दिल की सुनो, अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो जारी रखो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो अभी छोड़ दो। इस हुनर के साथ तुम आधे अधूरे नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ तो तुम मारे जाओगे। शुक्रिया कोच, मैं इस पर जरूर सोचूंगी। हान सेन की कही बातों पर गहराई से सोचते हुए किन शुवान वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकल गई। किन हुआन ने बहुत देर तक सोचा और उसका मन अनन्य से व्याकुल था। आखिरकार उसने किसी और को फोन किया। उसके कम्युनिकेटर पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाई दी। छोटे जुबान शुवान, तुमने सचमुच मुझ तक पहुंचने की कोशिश की है। यह एक दुर्लभ संयोग है। बूढ़े आदमी ने चाय की चुस्की ली, उसके शब्दों में एक कड़वाहट सी घुल गई। पर दादाजी, मैं अनुभवजन्य तलवार का अभ्यास करना चाहती हूँ, किन जुबान ने गंभीरता से कहा। बूढ़े का सिर हिल गया और उसने भी गंभीरता से पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी परपोती को कुछ देर तक गौर से देखा और आखिरकार पूछा, बताओ तुम यह अभ्यास क्यों करना चाहती हो। किन शुवान ने उसे बताया कि क्या हो रहा था और फिर उसने कहा, इसलिए बहुत विचार करने के बाद मैं इसे सीखना चाहती हूँ। और मैं उस स्तर तक पहुँचना चाहती हूँ जहाँ लड़ाई की कभी ज़रूरत ही न पड़े। लड़ाई न करना बहुत बड़ा अत्याचार है और मुझे उस व्यक्ति से मिलने में बहुत रुचि है जिसके बारे में आप इतने प्यार से बात करते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने किन हुआन को सीधे जवाब देने के बजाय कहा। पर दादाजी, अगर आप उनसे मिलना चाहें तो कल वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप में इसकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन बताए, क्या मुझे अनुभवजन्य तलवार सीखनी चाहिए? शिन हुआन ने लड़कियों जैसी आवाज में पूछा। वह अपना स्त्री सुलभ रूप किसी को नहीं दिखाती थी, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं। वह ऐसा सिर्फ अपने परदादा के सामने ही करती थी। क्या तुम्हारे दिल में गहरे में इसका जवाब नहीं है? तुम इस बूढ़े से किस लिए पूछ रहे हो? बूढ़ा हंसा और बोला, कल मुझे फ़ोन करना याद रखना ताकि मैं देख सकूं कि यह आदमी कैसा इंसान है जिसने तुम्हें इतनी गहरी बातें बताई हैं। अगर भविष्य में मेरी परपोती को इस आदमी द्वारा कही गई बातों की वजह से कुछ हुआ तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा और उसे माफ़ नहीं करूंगा। महान दादाजी, इसका मेरे कोच से कोई लेना देना नहीं है, किन जुबान ने प्यारी और ऊंची आवाज में विनती की। बेशक ऐसा ही है। अगर उसने तुम्हें यह न बताया होता कि युद्ध न करना ही पराकाष्ठा तक पहुंचने का नाम है, तो तुम्हें अनुभवजन्य तलवार का रास्ता पता ही न चलता। अगर ये शब्द न कहे जाते तो तुम इस कौशल को सीखने के लिए इतने उत्सुक न होते, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हान सेन के जागने के बाद उसने वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप में लॉग इन किया। किन शुवान पहले से ही ऑनलाइन थी और उसने बिना समय गंवाए उसे लॉबी में बुला लिया। कोच, मैंने अनुभवजन्य तलवार सीखने का फैसला किया है, किन जुबान ने उसे सीधे बताया। ठीक है, हान सेन ने कहा। उसकी नज़र में किन शुवान एक ऐसी औरत थी जो कुछ भी कर सकती थी। वह हर तरह की चुनौतियों का आसानी से सामना कर लेती थी और उसके जानने वाले दूसरे मर्दों के साथ यह एहसास पाना मुश्किल था। उसने सोचा कि अनुभवजन्य तलवार उसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। वे दोनों फिर से एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन इस बार दर्शकों में कोई था। वह एक अधेड़ उम्र का सज्जन था। किन शुवान को लगता था कि उसके परदादा एक अजीब आदमी हैं। वे बहुत बूढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने अपना आभासी अवतार बनाया तो वे एक नाजुक और सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी की तरह दिखाई दिए। वे दूसरी ऑनलाइन लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी करने लगे थे, जिससे किन शुवान को काफ़ी चिढ़ होती थी। कम से कम उसे दूसरों को ये बताने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ा कि वह सचमुच उसके परदादा थे। ऐसी बात स्वीकार करना बेहद शर्मनाक होता। उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद किन हुआन कुछ बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाई। फिर उसने कहा, कोच, मेरी एक दोस्त है जो आपके खिलाफ मैच खेलना चाहती है। क्या ये ठीक रहेगा? ज़रूर, हान सेन ने तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि वह किसके साथ अभ्यास करता है। ठीक है, मैं उससे कहूंगी कि वह तुम्हें बुलाए। किन शुवान को राहत मिली, क्योंकि उसने हान सेन को ये पूछते नहीं सुना कि वह व्यक्ति कौन है। अगर उसने पूछा होता तो उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या जवाब दे। वह झूठ तो नहीं बोल सकती थी, लेकिन सच कबूल करना उसके लिए दर्दनाक होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हान सेन को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप दिखाई दी, साथ में भेजने वाले की आईडी भी। उसका नाम था 72 पत्नियों वाला राजा। ये नाम सुनकर हान सेन हंस पड़ा।
उसने खुशी खुशी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। ये नाम उन प्रमुख कारणों में से एक था जिसके कारण किन हुआन उस व्यक्ति को अपने परदादा के रूप में पेश नहीं करना चाहती थी। हान सेन द्वारा उसे दोस्त बनाने के बाद उसे एक मैच का निमंत्रण मिला। वह मान गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति से उसका सामना होने वाला था वह कोई अर्धदेव होगा। किन जुबान लड़ाई देखने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे प्रवेश करने से रोक दिया गया। एक लड़ाकू ने दर्शकों को देखने की अनुमति नहीं दी है। प्रवेश वर्जित है। सिस्टम की घोषणा सुनकर किन हुआन स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर क्यों रखा गया है। महान दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? किन जुबान ने किन ताइक्सुआन को संदेश भेजा। प्राप्तकर्ता ने अपनी संदेश भेजने की सुविधा बंद कर दी है। बाद में फिर कोशिश करें। जब किन शुवान ने ये दूसरी घोषणा सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके परदादा क्या करना चाहते हैं। जब हान सेन अखाड़े में दाखिल हुआ तो उसके शरीर में एक जोरदार ठंडक दौड़ गई। उसे अपने अंदर खतरे का एहसास हुआ। यह एक ऐसा एहसास था जो बता रहा था कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक राक्षस से हो रहा है। अगर वह अभयारण्य में होता तो पल भर में ही दुम मोड़कर भाग जाता। इस डरावने एहसास से वह कांप उठता। हालांकि वह मन से डरा हुआ नहीं था। अत्यधिक खतरे की आशंका होने पर उसके शरीर की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। यह उसके लिए बस अजीब था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं झेली थी। हान सेन ने अपने शरीर को शांत होने के लिए मजबूर किया और ऐसा करने के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। हान सेन जानता था कि भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे असल जिंदगी में कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसके शरीर को इस तरह कांपने पर मजबूर कर दे तो उसे उड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हान सेन को बस इस बात की खुशी थी कि इस व्यक्ति से उसकी मुलाकात वर्चुअल स्काईनेट में ही हुई थी और वह उसका असली दुश्मन नहीं था। आपने किन जुबान को वह कौशल सीखने के लिए क्यों राजी किया? किन ताइक्सुआन ने ठंडे स्वर में पूछा। क्योंकि मुझे लगता है कि यह उसे सूट करता है, हान सेन ने कुछ भी छिपाने की कोशिश किए बिना कहा। हालांकि उसने किन शुवान को इसे सीखने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह इसे सीख लेगी क्योंकि यह उसे बहुत सूट करता है। तो फिर मैं देखता हूं कि तुम में इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत है या नहीं। किन ताइशुआन आगे बढ़ा और उसके हाथ ब्लेड बन गए। बिना रुके उसने हान सेन की ओर वार किया। इस आभासी दुनिया में जब हान सेन ने हमला होते देखा तो उसे लगा जैसे दुनिया छोटी पड़ गई हो। मानो पूरी जगह इस हमले से घिर गई हो और वह न तो हिल सकता था और न ही बच सकता था। उसे लगा जैसे उसे बस वहीं खड़े होकर इंतजार करना होगा, उस पल का इंतजार करते हुए जब उसका विरोधी उसे तोड़ देगा। हान सेन जानता था कि दोनों के बीच ताकत का अंतर उसे वापस लड़ने से नहीं रोक रहा था, बल्कि वो भावनाएं थी जिनसे वो ग्रस्त था, क्योंकि वो किसी बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति के खिलाफ जा रहा था। इसी वजह से उसका दम घुट रहा था। हान सेन का दिल बहुत मजबूत था और वो अक्सर जिंदगी और मौत के बीच उलझा रहता था। इस बात पर विचार करते हुए उसने ठान लिया कि वो उस ताकत को नहीं खोएगा जो उसे लगता था कि किसी और में है। उसने डोंगशुआन सूत्र का जाप किया जिससे उसका शरीर कांप उठा। फिर भी उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, पीछे हटने की जरा भी इच्छा नहीं थी। वह बस उस हाथ को घूर रहा था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह न तो पीछे हटा न ही आगे, बल्कि वह क्षैतिज दिशा में चला। वेदना। जब हमला हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। उसका एक हाथ और आधा कंधा कटकर अलग हो गया। सिस्टम ने खून के तेज बहाव का आभास दिया और उसका एचपी बार एकदम छोटा हो गया। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के हमले ने उसे तुरंत पराजित नहीं किया और उसके पास अभी भी एक अंक का एचपी बचा हुआ था। किन ताइशुआन की आंखें अजीब लग रही थीं। वह समझ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई सेना का नेता नहीं बल्कि एक नौजवान है। लेकिन एक युवा व्यक्ति के लिए अपने हमले के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया होना विशेष बात थी, और यहाँ तक कि एक आभासी समुदाय में भी इसने किन ताइक्सुआन को बहुत आश्चर्यचकित किया। अगर हान सेन पीछे हटता तो इसका मतलब होता कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर वह आगे बढ़ता तो इसका मतलब होता कि वह दबाव में बेपरवाह हो गया है। हान सेन चाहे जिस रास्ते पर जाए वह हार ही जाएगा। लेकिन इतने दबाव में भी हान सेन अपनी समझदारी से काम ले सकता था और अपनी ही सलाह मान सकता था। ये सुनकर किन ताइशुआन हैरान रह गया और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा। किन ताइक्सुआन ने सोचा कि इस तरह के एक युवा को देखना अविश्वसनीय था। अगर तुमने छोटी जुवान को ये हुनर सीखने के लिए राजी कर लिया है तो तुम जिम्मेदार हो। किन ताइजुआन ने अब सिर्फ हान सेन को देखा और हमला करने की इच्छा त्याग दी। हान सेन जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसने अपनी कोशिशें टाल दीं। उसका दिल उसकी बात को ठीक से समझ सकता था, इसलिए उसने पूछा, जिम्मेदार? किसके लिए जिम्मेदार? यदि एक शक्तिशाली तलवार में उचित म्यान का अभाव है तो यह अनिवार्य रूप से धारक को नुकसान पहुंचाएगी। यदि आपने सुझाव दिया है कि वह अनुभवजन्य तलवार सीखे तो आपको ही उसकी म्यान बनना होगा, किन ताइक्सुआन ने शांत गंभीरता के साथ कहा।
म्यान, हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। किन शुवान तो बस तलवारबाजी का एक नया हुनर सीखना चाह रही थी, ऐसा नहीं था कि उसे पिघलाकर फिर से तलवार का रूप दिया जा रहा था। कौन सी म्यान? अनुभवजन्य तलवार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शासक के हृदय में निहित है। यदि हृदय नहीं है तो तलवार भी नहीं हो सकती। लेकिन ये हृदय, किन ताइशुआन ने आह भरी और फिर कहना जारी रखा, पूर्ण शक्ति हृदय पर निर्भर है। यदि हृदय डूबता है तो शक्ति भी डूब जाती है। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसे खतरे का एहसास दिलाए। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसे आगे बढ़ने और निरंतर प्रयास करने का उद्देश्य दे, न कि जहां वह है वहीं रहकर संतुष्ट रहने दे। केवल वही तलवार को तेज कर सकता है, वह तलवार जो उस म्यान के अंदर रखी जाएगी जिसे तुम मूर्त रूप दोगे। मैं ही क्यों? हान सेन ने उलझन से पूछा। किन परिवार में कई कुलीन लोग थे, इसलिए हान सेन को समझ नहीं आया कि किन ताइशुआन उसे म्यान क्यों बनाना चाहता था। वह एक बाहरी व्यक्ति था और किन परिवार में कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। अगर तुम दिल को नहीं जानते तो म्यान कैसे बन सकते हो? किन ताइशुआन ने हान सेन को घूरते हुए कहा। उसने आगे कहा, अपना नाम बताओ बच्चे, मैं तो यही मान सकता हूं कि तुम कोई खास इंसान हो। किन ताइशुआन को यकीन था कि अगर हान सेन में वाकई इतनी बुद्धि है तो वह किसी बड़े परिवार से होगा। वह बच्चा उसे बहुत आकर्षित करता था, इसलिए उसे म्यान बनने देने से पहले वह उसकी पहचान की पुष्टि करना चाहता था। हान सेन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, मैं हान सेन हूँ। मैं टीम किन का अधीनस्थ हूँ। अब मैं विशेष दस्ते का कप्तान हूँ। अगर मैं टीम किन की मदद कर सकता हूँ तो मैं जो भी कर सकता हूँ करूँगा। आप हान सेन हैं? किन ताइक्सुआन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। किन ताइशुआन ने हान सेन का नाम पहले भी सुना था, लेकिन उसकी उपलब्धियों के कारण नहीं, क्योंकि वह जीरुओजेन का दामाद था और लुओ परिवार से उसका खून का रिश्ता था। हाँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। हान सेन ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, और उसके पास ये साबित करने के लिए और कुछ भी नहीं था कि वह सचमुच हान सेन ही है। क्या आप लुओ परिवार में शामिल हो गए हैं? किन ताइक्सुआन ने गंभीर भाव धारण किया। मेरा उपनाम हान है, लुओ नहीं, हान सेन ने उत्तर दिया। किन ताइक्सुआन की अभिव्यक्ति जटिल थी और दोनों के बीच थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने हान सेन से कहा, किन जुबान आप पर निर्भर रहेगा। मुझे क्या करना चाहिए? हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि एक अच्छी म्यान बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। उसके साथ अभ्यास करने में समय बिताओ। उसे मारो, लेकिन बहुत बुरी तरह से नहीं, किन ताइक्सुआन ने यह कहा और जाने के लिए तैयार हो गया। मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। मेरा नाम किन ताइक्सुआन है, उसने उत्तर दिया। हान सेन हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा, देवता किन ताइशुआन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। मुझे डर है कि उसने मुझ पर पहले ही नरमी बरती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं यहाँ थोड़ी सी भी सेहत के साथ खड़ा नहीं होता। बूढ़े किन, मुझे कुछ पूछना है। हान सेन शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्या है? किन ताइक्सुआन ने हान सेन की ओर देखा। किन शुवान नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, क्या तुम उसे नहीं बता सकते? अगर तुमने उसे बता दिया तो मुझे लगता है कि वह पागल हो जाएगी। हान सेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ठीक है, किन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया। धन्यवाद, बूढ़े किन। हान सेन अब खुशी से चमक रहा था। हान सेन के जाने के बाद किन ताइशुआन उलझन में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, काश वो लुओ परिवार में शामिल न हो। ऐसा इंसान उनके साथ जुड़ जाए, ये या तो गठबंधन के लिए सबसे अच्छी बात होगी या सबसे बुरी। परम दादाजी, आप मेरे कोच के साथ क्या कर रहे थे? शिनहुआन ने आखिरकार उन्हें वापस आते देखा और जितनी जल्दी हो सके सवाल पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस उसकी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि क्या वह मेरी प्यारी परपोती को पढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्य है। वह ठीक है, किन ताइशुआन मुस्कुराया। तुम मुझे देखने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? शिनहुआन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं है। किन ताइक्सुआन ने केवल आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सारा दिन यहीं खड़े होकर बातें करना चाहते हो या मेरे साथ घर आना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें असली अनुभवजन्य तलवार दिखा सकूं? मैं इसे सीख सकता हूं। शिनहुआन आश्चर्यचकित दिखी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी इसे सीखने की अनुमति मिल जाएगी। उसने जो अनुभवजन्य तलवार सीखी थी वह सिर्फ एक हुनर थी, हाइपर जीनो कला परिवार में वर्जित थी और किन ताइशुआन की अनुमति के बिना उसे देखने की भी इजाज़त नहीं थी। याद रखो, लड़ाई न करना सबसे दमनकारी काम है जो तुम कर सकते हो। इस पर ध्यान दिए बिना इसे सीखना केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, किन ताइक्सुआन ने स्पष्ट भाव से कहा। हान सेन हर दिन किन शुवान के साथ अभ्यास करते थे और जब अभ्यास नहीं कर रहे होते थे तो अपना समय हैंड ऑफ गॉड बजाने में बिताते थे। हैंड ऑफ गॉड बजाने से उनकी धारणा के प्रशिक्षण में वास्तव में मदद मिली, और खासकर इसलिए क्योंकि उसका मुकाबला बॉट से था।
बेहद उन्नत एआई उसके लिए इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती थी। इसकी मुख्य वजह एआई की प्रतिक्रिया की गति थी, जो आम इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। एआई को हमेशा पता होता था कि अगला लाइट स्पॉट कब दिखाई देगा। एआई को अपना प्रतिद्वंद्वी बनाकर आपको अपनी धारणा की अद्भुत क्षमता की आवश्यकता होगी। आपको एआई के जागरूक होने से पहले ही सटीक रूप से अनुमान लगाना होगा कि लाइट स्पॉट कहाँ है और फिर उनके आने से पहले प्रतिक्रिया देनी होगी। हान सेन ने एआई के सबसे कठिन स्तर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया, जिसका सामना करना अन्य मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल था। शुरुआत में हान सेन की सफलता दर कम थी, वह हर 100 में से केवल 2 लाइट स्पॉट ही हासिल कर पाता था, और वह भी अनुमान के आधार पर। लेकिन जैसे जैसे हान सेन ज़्यादा शक्तिशाली होता गया, उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाइट स्पॉट की संख्या बढ़ती गई। आखिरकार एआई को प्रोग्राम और स्क्रिप्ट किया गया था, जो रचनाकारों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता था। समय के साथ हान सेन को एआई की लय का अंदाज़ा होने लगा, और जैसे जैसे वह ऐसा करता गया, उसकी सफलता दर बढ़ती गई। 2 महीने के लगातार अभ्यास के बाद हान सेन की डोंगक्सुआन आभा से उसकी धारणा में लगातार सुधार होता गया। उस समय तक ये जेड स्किन की 8वीं इंद्रिय को लगभग पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। बधाई हो, आपने हैंड ऑफ गॉड के सुपर मोड को हरा दिया है। अंतिम लाइट स्पॉट मिलने के बाद हान सेन को बधाई देने के लिए घोषणा बजाई गई। उसी समय हैंड ऑफ गॉड के पूरे समुदाय ने घोषणा की। एवॉल्वर श्रेणी के खिलाड़ी विन ए गर्लफ्रेंड अब सुपर मोड पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं और उन्हें हैंड ऑफ गॉड की उपाधि दी गई है। ये घोषणा पूरे समुदाय में 3 बार बजाई गई और सभी लोग रुक गए। हे भगवान, क्या ये सच है? एक इवॉल्वर ने सुपर मोड समाप्त कर दिया है। वह शक्तिशाली कौन है? वे धोखा दे रहे होंगे। एक इवॉल्वर सुपर मोड कैसे पूरा कर सकता है? वह 50 वर्षों से अकेला रहा होगा और प्रेमिका पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मुझे नहीं लगता कि सिस्टम गलतियां कर सकता है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं और पूछूंगा कि एक इवॉल्वर इस कठिनाई को कैसे पार कर सकता है। कई लोगों का मानना था कि यह कारनामा नामुमकिन था। हैंड ऑफ गॉड के कई पेशेवर खिलाड़ी उस खिलाड़ी की पहचान ढूंढने निकल पड़े जिसे सिर्फ विनर गर्लफ्रेंड के नाम से जाना जाता था। उन्होंने उसे अपना दोस्त बना लिया और हान सेन को कई बार खेलने के लिए आमंत्रित किया ताकि देख सकें कि वह वाकई कितना अच्छा है। हान सेन ने पहला अनुरोध देखा तो उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट का स्वर किसी अलार्म की तरह था। अचानक आने वाले इतने सारे अनुरोधों से निपटने में असमर्थ, उसने बस अपना व्यस्त स्टेटस चालू करने का फैसला किया। जिस एकमात्र व्यक्ति को उन्होंने स्वीकार किया, उसने उन्हें मैच का अनुरोध भेजा था। खिलाड़ी गॉड्स थर्ड हैंड ने आपको मैच का अनुरोध भेजा है, क्या आप स्वीकार करेंगे? गॉड्स थर्ड हैंड हैंड ऑफ गॉड समुदाय के बीच एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी था। पिछले 5 सालों में गॉड्स थर्ड हैंड ने हर दूसरे पेशेवर इवॉल्वर हैंड ऑफ गॉड खिलाड़ी को पछाड़ दिया है और इस प्रक्रिया में 4 वार्षिक हैंड ऑफ गॉड चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खेल के प्रति उनकी प्रतिभा के कारण ही लोग उन्हें ईश्वर का प्रिय बच्चा कहने लगे हैं। खेल के निरंतर अभ्यास के अलावा उनकी महानता कई अलग अलग तरीकों से हासिल हुई, और स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होने के अलावा उनमें एक विशेष हाइपरजीनो कला भी थी जो उनके खेल में सहायक थी। हैंड ऑफ गॉड के गलियारों में हर कोई उसका नाम जानता था, लेकिन उसने अभी तक सुपर मोड को भी नहीं हराया था। उसकी गति और प्रतिक्रियाएं एआई के बराबर नहीं थीं, और यह माना जाता था कि इवॉल्वर्स मास्टर लेवल एआई को हरा नहीं सकते। लेकिन अब अचानक एक अनजान इवॉल्वर ने सुपर मोड को हरा दिया था। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था और उसे भी यकीन नहीं हुआ। उसने मान लिया कि जो भी जीता है उसने अपनी पहचान जाली बना ली है, और इस तरह ये संभवतः एक सीलर ही था जो इवॉल्वर की आड़ में काम कर रहा था। उसका मानना था कि धोखेबाज ने इसी तरह ये सब किया होगा। गॉड्स थर्ड हैंड ने हान सेन को आमंत्रित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, और वह ये साबित करने के लिए उत्सुक था कि उसका सिद्धांत सही था या नहीं। हान सेन ने सबसे कठिन चुनौती को पार करने के लिए एआई से जूझते हुए काफ़ी समय बिताया था। आगे बढ़ना बेकार था, लेकिन अब जब एक असली इंसान ने उसे खेलने के लिए आमंत्रित किया था तो उसकी दिलचस्पी फिर से जाग उठी। ये सोचकर कि शायद यह मज़ेदार होगा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब एक गर्लफ्रेंड जीतो और भगवान का तीसरा हाथ प्रतिस्पर्धा में है। सिस्टम ने घोषणा की कि यह उन लोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार है जिन्होंने भगवान का तीसरा हाथ की उपाधि प्राप्त की है। ये खबर सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सभी जल्दी से मैच देखने के लिए दौड़ पड़े। गॉड्स थर्ड हैंड बहुत प्रसिद्ध था और इस खेल के एक दिग्गज पेशेवर खिलाड़ी के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। हान सेन, जो उस समय अनजान था और जिसने अभी अभी हैंड ऑफ गॉड की उपाधि प्राप्त की थी, उससे मुकाबला करने वाला था। इस तरह के रोमांचक मुकाबले दुर्लभ थे और केवल वे ही जो खेल में गहरी रुचि रखते थे वास्तव में समझ सकते थे कि यह कितना महत्वपूर्ण आयोजन था।
हान सेन को नहीं पता था कि उसके द्वारा अचानक स्वीकार किए गए मित्र अनुरोध का ये परिणाम होगा, और उसने पहले सोचा कि गॉड्स थर्ड हैंड भी एक साधारण खिलाड़ी ही है। अनुरोध भेजने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए आपको बिजली की तरह तेज होना होगा। इसलिए शायद ये समझ में आता है कि ईश्वर का तीसरा हाथ पहले पहुंच गया था। लेकिन अगर हान सेन को पहले से पता होता कि वह कितना ताकतवर है तो भी उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं होती। मैच शुरू हुआ और दर्शकों की हर नज़र अपने अपने हाथ देखने पर टिक गई। सांसें रोके वे उत्सुकता से पहली किरण के दिखने का इंतजार कर रहे थे। जो भी सबसे पहले 100 लाइट स्पॉट पर निशाना लगाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आप या तो अपने आसपास की लाइटें या अपने प्रतिद्वंद्वी की लाइटें ले सकते थे। प्रत्येक लाइट स्पॉट एक अंक का होता था और जीतने के लिए 100 अंक जरूरी थे। गॉड्स थर्ड हैंड हान सेन के हाथों को गौर से देख रहा था, उसकी गति देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। अगर वह बहुत तेज होता तो गॉड्स थर्ड हैंड समझ जाता कि वह बस एक घटिया धोखेबाज है। गॉड्स थर्ड हैंड के बारे में भी कई लोगों ने यही सोचा। आखिरकार वह कई सालों से खेल रहा था और अभी तक एक भी इवॉल्वर सुपर मोड में 50% भी नहीं पहुंच पाया था, और इसमें गॉड्स थर्ड हैंड भी शामिल था। किसी तरह इस पहले से अनजान विन अ गर्लफ्रेंड ने मंच पर प्रवेश किया और वह कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था। बहुत कम लोगों को इस जीत की वैधता पर भरोसा था। पहला लाइट स्पॉट दिखाई दिया और सबने हान सेन के हाथ की ओर देखा। सबको हैरानी हुई कि हाथ अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहा था। ज्यादातर उच्च स्तरीय खिलाड़ियों की तुलना में उसकी गति उल्लेखनीय रूप से औसत थी। अगर वह सचमुच ऐसे खेलता तो पारंपरिक मैचमेट गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। क्या उसने सचमुच सुपर मोड को इतनी तेजी से हरा दिया? सभी ने मन ही मन सोचा। गॉड्स थर्ड हैंड ने भौहें चढ़ाईं, उसे भी लगा कि हान सेन की चाल धीमी है। लेकिन जैसे ही वह अपने लाइट स्पॉट तक पहुंचने वाला था उसने देखा कि हान सेन पहले ही उसे ले चुका था। 1:0। वाह! ये देखकर कई लोगों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए तरह तरह की आवाजें निकालीं। भगवान का तीसरा हाथ तेज था तो विन गर्लफ्रेंड पहले लाइट स्पॉट कैसे पकड़ सकती थी? इससे कई लोग उलझन में पड़ गए। विन गर्लफ्रेंड अब भगवान के तीसरे हाथ की तरफ चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका अगला लाइट स्पॉट चुराने वाला था। भगवान के तीसरे हाथ का चेहरा ठंडा लग रहा था और उसे विश्वास नहीं था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की गति उसे हराने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन वह तो यही चाहता था। उससे आमने सामने लड़ने से उसकी रफ्तार का पता चल जाता और सबको पता चल जाता कि उसका प्रतिद्वंदी कितना धोखेबाज है। हालांकि अगले ही मिनट में गॉड्स थर्ड हैंड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी भयानक दुष्स्वप्न में फंस गया हो। हान सेन के हाथ तेज नहीं थे और निश्चित रूप से उसके अपने हाथों से धीमे भी थे, लेकिन ईश्वर का तीसरा हाथ एक भी प्रकाश बिंदु नहीं पकड़ पाया था। यह इतना अजीब था कि उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, अपनी गति बढ़ाने के लिए चाहे कितना भी प्रयास किया हो, वह एक भी प्रकाश बिंदु पर नहीं पहुंच सका। दर्शक भी पूरी तरह से शांत थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। एक दिग्गज पेशेवर खिलाड़ी को एक भी अंक नहीं मिला। अगर हान सेन के हाथ तेज होते तो बात समझ में आती, पर वे तेज नहीं थे। असल में वह बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन ईश्वर के तीसरे हाथ के सारे प्रकाश बिंदु उन कमजोर, लापरवाह हाथों ने छीन लिए। इससे ईश्वर के तीसरे हाथ की ओर से लोगों को बहुत अजीब लगा, और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हैंड ऑफ गॉड के असली अभिजात वर्ग बाकी दर्शकों की तुलना में और भी अधिक हैरान थे। उनका मानना था कि ईश्वर के तीसरे हाथ की गतिविधियों को हान सेन पहले ही देख लेता था। ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन ईश्वर के तीसरे हाथ को किसी डोरी से बंधी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। ये सच नहीं हो सकता, सभी सोचने लगे। साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि यह विचार वाकई कितना डरावना था। वह आदमी एक दिग्गज पेशेवर खिलाड़ी था जिसने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं, लेकिन अब वह एक ऐसे व्यक्ति से हार रहा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सच में यह नया प्रतियोगी बेहद ताकतवर था। अब किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हान सेन धोखा दे रहा है। भले ही वह एआई के खिलाफ खेल रहा हो, धोखा देने से उसकी प्रतिक्रिया और तेज हो जाएगी। वह किसी विरोधी को लाइट स्पॉट हथियाने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं कर सकता था। एआई मनुष्य के निर्णयों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप एआई के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं भी करते तो भी आप अपने लिए लाइट स्पॉट हासिल कर सकते थे। धीमी गति के कारण ईश्वर के तीसरे हाथ के हर प्रयास को रोकना एक ऐसी चीज थी जिसे एआई भी नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। ये व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का हाथ है, दर्शकों ने मन ही मन सोचा। मैच खत्म होने के बाद हान सेन वर्चुअल कम्युनिटी से बाहर निकल गया। उसे दूसरे इंसानों से लड़ना काफ़ी बेकार और कुल मिलाकर उबाऊ लगा। उसे एआई के खिलाफ मुकाबला कहीं ज़्यादा रोमांचक लगा। जब तक वह किसी पार करने वाले को चुनौती नहीं दे पाता, यह उसके समय की बर्बादी थी।
ये तथ्य कि मैच को उबाऊ माना गया, इस बात से पूरे हैंड ऑफ गॉड समुदाय में हड़कंप मच गया। एक दिग्गज पेशेवर खिलाड़ी गॉड्स थर्ड हैंड को अंतिम स्कोर 100 से हार का सामना करना पड़ा। यह एक चौंकाने वाली घटना थी। मैच का एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने भी इसे देखा उसने इसे शेयर किया और आगे बढ़ाया। जिसने भी इसे देखा वह हैरान रह गया। लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि विनर गर्लफ्रेंड धोखा दे रही है, और यह सही भी था। धोखा देने से बस गति बढ़ती थी और हानसेन के हाथ असल में उसके विरोधी के हाथों से धीमे थे। हैंड ऑफ गॉड के कई पेशेवरों ने मैच का विश्लेषण किया, क्योंकि मैच के विवरण से खेल को एक नए युग में लाने का वादा किया गया था। पहले इसे पूरी तरह से गति का खेल माना जाता था। एक मैच के बाद सबको पता चला कि इसमें कुछ और भी हो सकता है। अब ये सिर्फ गति से अंक बटोरने की बात नहीं थी, अब ये भविष्यवाणी और दूरदर्शिता का खेल था। और अपने प्रतिद्वंद्वी पर दिमागी खेल खेलना और उसे अंक बटोरने से रोकना भी संभव था। एक नए युग की शुरुआत हुई और इस मैच को खिलाड़ियों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रदर्शन के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रलेखित किया गया। और जैसे जैसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया, ये और भी ज़्यादा प्रसिद्ध होता गया। कई लोग रहस्यमयी विनर गर्लफ्रेंड की पहचान उजागर करना चाहते थे। कुछ टीमों और संगठनों ने तो उस खिलाड़ी की असली पहचान जानने में मदद करने वाली किसी भी ठोस जानकारी के लिए इनाम भी रखा था। लेकिन समय बीतने के साथ ऐसी जांच में कोई प्रगति न होने के कारण सुराग ठंडे पड़ गए। हानसेन को अब हैंड ऑफ गॉड खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने अभयारण्य में लौटने का फैसला किया, क्योंकि उसकी डोंगक्सुआ नाभा की संवेदन क्षमताएं उसकी जेड स्किन की 8वीं इंद्रिय के लगभग बराबर थीं। उसे विश्वास था कि अब उसके पास मिथ्या आकाश सूत्र पर विजय पाने की क्षमता आ गई है, और इसलिए हानसेन लुओयिन को फिर से ढूंढना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या वह मिथ्या आकाश शक्तियों को पूरी तरह से हरा सकता है। लेकिन लुओयिन वहां नहीं था, इसलिए वह अपनी मूल योजना पर लौट आया, वही योजना जिसके कारण उसे पहली बार लुओयिन से सामना हुआ था। हानसेन एमरल्ड झील पर लौट आया, इस उम्मीद में कि वह उन डायनासोरों को ढूंढ पाएगा जिनके बारे में कहा गया था कि वे वहां रहते हैं, माता पिता और बच्चे। यदि वे एक साथ नहीं रहते तो हानसेन को लगता था कि उनके पास उन्हें मारने का उचित मौका है। सिल्वर फॉक्स द्वारा दूसरी पीढ़ी के डेविल आई स्पाइडर को खाने के बाद वह काफ़ी बड़ा हो गया था। उसकी ऊर्जा का प्रवाह लगभग परी के समान स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि ये बदलाव अंदर से हुए, लेकिन उसके बाहरी हिस्से में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वह लगभग वैसी ही दिख रही थी जैसी हमेशा से थी, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभी वयस्क हो गई है। हानसेन ने चांदी के पंखों वाली तितली का शव बाहर निकाला और चांदी की लोमड़ी की आंखें उस पर चमकने लगीं। चांदी की लोमड़ी उसे निगलने की उम्मीद में हानसेन के हाथ पर कूद पड़ी। लेकिन हानसेन ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने सिल्वर फॉक्स की तरफ देखा और कहा, छोटे सिल्वर, मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे से भी बेहतर व्यवहार करता हूँ। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देता हूँ। अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की सोची भी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। समझ रही हो? सिल्वर फॉक्स ने अपने सिर से हानसेन को रगड़ा और उसके मुंह से लार उसके कपड़ों पर टपकने लगी। जब हानसेन ने अपना हाथ नीचे रखा तो सिल्वर फॉक्स उछल पड़ा और एक ही पल में तितली को निगल गया। उसके बाद उसका शरीर कांपने लगा। उसमें से अचानक रेशम की तरह चांदी की बिजली फूट पड़ी। ये स्थिर रेशम चटकता हुआ और चांदी के कोकून में चांदी की लोमड़ी को ढंकने के लिए अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। हानसेन ने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके कोकून को देखा और अंदर घूमती अराजक ऊर्जा को देखकर हैरान रह गया। वह किसी ज्वालामुखी की तरह था जो किसी भी क्षण फटने को तैयार था। क्या यह आखिरकार बड़ा हो रहा है? हानसेन को राहत मिली। उसे चिंता थी कि चांदी की तितली खाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो हानसेन को अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा। हानसेन को भी नहीं पता था कि सिल्वर फॉक्स को कोकून के अंदर अपना समय पूरा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन वह इंतज़ार नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कोकून को अपने बैग में ठूंसा और एमरल्ड झील की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। एमरल्ड झील हरे रंग से जगमगा रही थी और आप बस उसकी हरी अक्षत सतह देख सकते थे जो ऊपर आसमान को प्रतिबिंबित कर रही थी। ये देखने लायक एक अद्भुत दृश्य था। झील तक पहुंचने पर हानसेन ने उसकी पूरी लंबाई में चक्कर लगाया, लेकिन उसे एक भी अद्भुत प्राणी नहीं मिला। उसने पानी को छानने के लिए अपनी डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल किया। वह केवल 10 मीटर की गहराई तक ही देख पाया, हालांकि पानी वास्तव में कितना भी गहरा क्यों ना हो। नतीजतन उसे कुछ भी नहीं मिला। दोस्त, क्या तुम यहाँ डायनासोर ढूंढने आए हो? हम सब ने एक कैंप लगाया है और आग जलाकर बारबेक्यू कर रहे हैं। एक आदमी आया और हानसेन का अभिवादन करते हुए उसे उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। किसी व्यक्ति को इतना भावुक और स्वागत करने वाला देखना दुर्लभ था, इसलिए हानसेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी बात मान ली और अपनी सीट पर बैठ गए। वे कुछ देर आपस में बातें करते रहे और हानसेन को पता चला कि यह समूह दोस्तों का एक समूह था जो एक दल बना था।
वे सभी एक दूसरे को पहले भगवान के अभयारण्य में जानते थे, लेकिन संयोग से उन्हें दूसरे भगवान के अभयारण्य के एक ही क्षेत्र में भेज दिया गया। ऐसा होना बहुत ही असंभव था, इसलिए उन्होंने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि उन्हें एक दल बनाना चाहिए। इस झील के पास से गुजरते हुए उन्होंने वहां एक डायनासोर के रहने की कहानियां सुनी थीं। इसलिए उन्होंने थोड़ी देर रुकने और उस जगह का जायजा लेने का फैसला किया। वे 2 दिनों से एक ही स्थान पर डेरा डाले हुए थे, लेकिन अफसोस उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। आप किस दस्ते से हैं? लियू यूनई ने पूछा। मेरा दस्ता थोड़ा खास है, मेरे लिए यहाँ उनके मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं है। हान सेन मुस्कुराया। एक विशेष टीम है ना? क्या कुछ दिलचस्प खबर सामने आई है? क्या कोई दिलचस्प गपशप है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? किसी और ने पूछा। जैसे ही हान सेन उन्हें कहानी सुनाने वाले थे, उन्हें पानी की फुहारें सुनाई दीं। अचानक झील की कांच जैसी सतह हिल गई और झील के घास वाले किनारे को छूती हुई लहरें उठने लगीं। कुछ मीटर ऊंची एक लहर उठी जो तेजी से कैंप की ओर बढ़ी। अचानक आई सुनामी के जोर से आग तुरंत बुझ गई और सारे तंबू तबाह हो गए। अब भीग चुके सभी लोगों ने झील की ओर देखा। उन्होंने पानी से जिराफ की गर्दन और सिर वाली कोई चीज़ निकलती देखी। यह उस डायनासोर से कहीं ज़्यादा बड़ा था जिसकी उन्होंने पहले उम्मीद की थी। उसका शरीर 100 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा रहा होगा। ये हास्यास्पद था। राक्षस के पास उसका एक छोटा सा रूप पड़ा था। उसका शरीर उससे भी छोटा था, केवल 10 मीटर चौड़ा। वे दोनों पानी से बाहर निकले और किनारे पर चढ़ गए। इस भयावह दृश्य को देखकर लियू यूनई और उनकी टीम स्तब्ध रह गई। किसी अभयारण्य में इतने विशालकाय जीव देखना दुर्लभ था। बॉस, क्या हमें लड़ना चाहिए? किसी ने लियू यूनई से पूछा। लियू यूनई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, क्या तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है? ये बहुत बड़ी है। हमारे हथियार केवल ऐसे राक्षस को गुदगुदाने में ही सक्षम होंगे। इसकी पूंछ ही हमें खत्म कर सकती है। जैसे ही उनका संवाद शुरू हुआ, हान सेन पहले से ही दोनों प्राणियों की ओर दौड़ रहा था। उसने उन्हें स्कैन करने के लिए अपनी डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल किया। बड़े जीव की जीवन शक्ति, हालांकि धुंधली थी, अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। ये पहली पीढ़ी का सुपर प्राणी था। छोटे जीव का ऊर्जा प्रवाह अजीब तरह से चल रहा था, लेकिन ये बात अलग थी कि ये दूसरी पीढ़ी का सुपर जीव था। दूसरी पीढ़ी के सुपर प्राणी को अकेले पाना दुर्लभ था, और यद्यपि बड़ा प्राणी उसके बगल में था, हान सेन को कोई कारण नहीं दिख रहा था कि वह उसे क्यों न मार सके। छोटी परी ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे बड़े राक्षस के सिर की ओर उड़ गई, जबकि हान सेन छोटे राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। इस समय उसकी फिटनेस लगभग एक किशोर सुपर प्राणी के स्तर तक पहुंच गई थी, और फ्लेमिंग रेक स्पाइक के साथ उसके लिए अपने लक्ष्य को मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। छोटे काले शल्कों वाले राक्षस ने हान सेन को अपनी ओर दौड़ते देख चीख मारी। उसका मुंह एक काले खुले मुंह में बदल गया, जिसके मनहूस नुकीले दांत उस अंधेरे से बाहर निकल रहे थे। हान सेन ने फ्लेमिंग रेक स्पाइक को उसकी ओर घुमाया। राक्षस भागा नहीं हमले से बच पाया, बल्कि अपने ही सिर को विक्षेपक की तरह इस्तेमाल किया। जब रेक स्पाइक काले स्केल से टकराया तो एक गहरी आवाज़ निकली। हान सेन ने राक्षस के सिर से अपने हाथों में एक भयानक शक्ति का उभार महसूस किया, क्योंकि रेक स्पाइक उस जानवर के शल्कों को तोड़ने में नाकाम रहा। पीछे धकेलने वाली शक्ति इतनी तेज थी कि उसने हान सेन को हवा में उछाल दिया और उसे कई चक्कर लगवाए। ये काफ़ी शक्तिशाली है। इस चीज़ की जीवन शक्ति वाकई बहुत ज़्यादा होगी। हान सेन ने उस हवा से शक्ति उधार ली जिस पर उसे ले जाया गया था, और छोटे राक्षस से भिड़ने के लिए वापस लौटा। लियू यूनई और उसका समूह झील के बेकाबू पानी से उठती लहरों को देखकर स्तब्ध रह गया। हान सेन और उसका फरिश्ता निडर होकर वहां राक्षसों से लड़ने गए थे, और उस अफरा तफरी में ये कहना मुश्किल था कि कौन विजयी होगा। हे भगवान, यह अभिजात वर्ग कहाँ से आया है? वह वास्तव में इन चीज़ों से टक्कर ले सकता है और संभवतः उन्हें हरा भी सकता है। वह परी जैसी दिखने वाली महिला निश्चित रूप से एक पालतू जानवर की आत्मा होगी। ये बहुत मजबूत और सुंदर है। तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे हो? हमें जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए। नन्ही परी ने बड़े राक्षस की निजी जगह के हर इंच पर कब्जा कर लिया और उसके सिर पर बार बार हमला किया। वह उसकी आंखों पर वार करके उसे अंधा करना चाहती थी, लेकिन राक्षस की ऊर्जा असाधारण रूप से तेज थी, इसलिए उसके शरीर को भेदना बेहद मुश्किल था। ज्यादा नुकसान पहुंचाने में असमर्थ नन्ही परी भी जितना हमला कर सकती थी, उससे कहीं ज्यादा चकमा दे रही थी। उसकी तलवार ने उस जीव के सिर पर कई बार वार किया, लेकिन उसकी खोपड़ी उसके मजबूत शल्कों से पूरी तरह सुरक्षित थी। उसके तमाम हमलों के बावजूद हर वार से बस एक हल्का सा खरोंच का निशान ही रह गया। उस विशाल जानवर की तुलना में उसने उस राक्षस को गुदगुदाने की कोशिश भी की होगी। हालांकि छोटा राक्षस ज्यादा गुस्से में था और शांत नहीं था। उसने हान सेन के हमलों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी सुरक्षा की कीमत पर भी उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि काले शल्क बड़े राक्षस के शल्कों से ज्यादा मजबूत लग रहे थे और वह जीव खुद ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था।
बड़े राक्षस ने छोटे राक्षस को हानसेन का पीछा करते हुए देखा, जिससे उसकी चिंता दूर हो गई। शांतचित होकर उसने उस छोटे फरिश्ते से शांति से मुकाबला किया जिसने उसे निशाना बनाया था। हानसेन उस छोटे जीव को फुसलाकर दूर ले जाने की कोशिश में और भी पीछे हट गया। शुरुआत में उसे डर था कि कहीं वह उसके पीछे न आ जाए, इसलिए उसने उसे लुभाने के लिए अपनी शैतानी आंख वाली मकड़ी जैसी राक्षसी आत्मा का इस्तेमाल करने की तैयारी की। लेकिन राक्षस की उग्रता के कारण ये जरूरी नहीं था। उसे अपनी ओर आकर्षित करना ही आगे की लड़ाई का सबसे आसान तरीका था। हानसेन आखिरकार उस छोटे राक्षस को पास के जंगल में ले जाने में कामयाब हो गया। खून की प्यास से उसके दांत किटकिटा रहे थे और वह आंखों में खून की भावना लिए हानसेन का पीछा कर रहा था। हालांकि वह छोटा राक्षस बलवान और शक्तिशाली था, फिर भी हानसेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा। उसे दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब हानसेन को रुकते देख उसने अपना भूखा मुंह खोला और उसकी ओर झपटा। उसके मुंह के नुकीले दांत खंजर जैसे थे, लेकिन हानसेन उनकी भूख को देखकर पीछे नहीं हटा। जैसे ही वह मुंह उसके चेहरे को नोचने के लिए उसके पास आया, हानसेन ने रेक्स कील उसके मुंह में गहराई तक घुसा दी। फ्लेमिंग रेक स्पाइक एक ड्रिल की तरह घूम रहा था और लपटें उसके चारों ओर फैल रही थीं। हानसेन के अचानक हमले से हथियार राक्षस के गले में गहराई तक धंस गया। किसी उन्मत्त ड्रिल से निकले कीचड़ की तरह जानवर के क्षत विक्षत गले से खून की धार बह निकली। छोटा राक्षस अत्यधिक दर्द से चीखा, लेकिन उसकी चीख भूख से व्याकुल रेक स्पाइक की उपस्थिति के कारण दब गई। हानसेन का दिल रोमांच से धड़क उठा जब उसने रेक स्पाइक में असीम शक्ति प्रवाहित की। हथियार का उसका धक्का कम नहीं हुआ और हानसेन ने धीरे धीरे हथियार को उस जीव के पेट में पहुंचा दिया। पल भर में 2 गज लंबा रेक स्पाइक उस सुपर जीव के मुंह में पूरे 3 फीट तक घुसा दिया गया और हानसेन ने उसे और भी गहराई तक जाने के लिए तैयार कर दिया। कटे हुए गले के खून और कटे हुए मांस के बीच राक्षस बस अपना सिर हिला ही सकता था। जैसे ही उसने जोर से हिलाया, हानसेन और रेक स्पाइक हवा में उड़ गए। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि हानसेन भी उसकी गति का सामना नहीं कर पाया। छोटे राक्षस ने अपने हिंसक हमलावर को दूर फेंकने के बाद दर्द से चीख मारी और इससे बड़े राक्षस को छोटे राक्षस के खतरे का एहसास हुआ। तुरंत उसके चिंतित माता पिता पेड़ों के बीच से उसकी मदद के लिए दौड़े। विशालकाय शरीर के हर कदम से जमीन हिल रही थी। जैसे ही वह अपने टूटे हुए पानी को पीछे छोड़ता, झील में उथल पुथल मच जाती। हालांकि छोटी परी उस बड़े राक्षस को रोकना चाहती थी, लेकिन वह उस पर कोई जोरदार प्रहार नहीं कर सकी और न ही कोई कमजोर जगह ढूंढ पाई जिसका फायदा उठा सके। इसलिए उसकी कोई भी कोशिश उसका ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकी। बार बार उसकी पपड़ीदार त्वचा पर वार करने के बावजूद तलवार कुछ नहीं कर सकी। बड़े राक्षस को अपनी ओर आते देख हानसेन को पता था कि उसे बस 2 कदम और चलने हैं, तभी वह सीधे उसके सामने होगा। उसे पता था कि उसे जल्दी करनी होगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना रेक स्पाइक उठाया और छोटे राक्षस की ओर दौड़ा। बिना सोचे समझे उसने उसे पूरी ताकत से छोटे राक्षस की गुदा में घुसा दिया। रेक स्पाइक को उसके पिछले हिस्से में 1 मीटर तक घुसा दिया गया, जिससे उस छिद्र से खून की धारा बहने लगी जैसे कि खुली पाइपलाइन से निकली हो। उसका ऊपरी शरीर पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था और अब उसका निचला शरीर भी तेजी से वैसा ही हो रहा था। वह दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह वापस खड़ा नहीं हो सका। हानसेन वहां रुकने से संतुष्ट नहीं था और उसने ठान लिया था कि वह और जोर लगाकर उस राक्षस को जल्द से जल्द खत्म कर देगा। लेकिन वह विशाल राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, मानो कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। हानसेन जानता था कि वह ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकता, इसलिए उसने अपनी रेक स्पाइक निकाली और पीछे हट गया। धमाका! विशालकाय राक्षस ने एक और पैर नीचे रखा और पेड़ों और गिरे हुए लकड़ियों को कुचलकर राख कर दिया। पीछे छोड़े गए प्रत्येक पैर का व्यास 10 मीटर था। हानसेन ने पैर को चकमा तो दिया, लेकिन बहुत कम अंतर से। छोटा राक्षस आखिरकार अपना संतुलन वापस पाकर खड़ा हो गया, फिर रेंगते हुए बड़े राक्षस के पास पहुंचा। जब बड़े राक्षस ने अपने बच्चे को लगे जख्मों को देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। हानसेन के लिए अब क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। विशालकाय राक्षस ने दहाड़ते हुए एक बार फिर हानसेन को पैरों तले कुचलने की कोशिश की। प्राणशक्ति से भरपूर इस राक्षस का वह मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए हानसेन के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। हानसेन ने एरो का प्रयोग किया और इसका उपयोग उग्र राक्षस के प्रहार से आसानी से बचने के लिए किया। इस दौरान नन्ही परी बड़े राक्षस की आंखों पर हमला करने की कोशिश करती रही। हालांकि उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। राक्षस की गर्दन आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीली थी और वह उसके कई वारों से बचने के लिए झुकने में कामयाब रही। जैसे जैसे ये सब घटित हो रहा था, हानसेन उस छोटे राक्षस को खत्म करने के लिए वापस घूमने का मौका ढूंढ रहा था। दुर्भाग्य से उसे यह मौका मिलने में समय लग रहा था। लेकिन इस गहन अवलोकन के दौरान ऊपर आसमान से एक नई आवाज आई। एक काले और धातु जैसे पंखों वाला बाघ आसमान से उतरा।
वह बहुत तेजी से उड़ा और पल भर में ही उस बड़े राक्षस के पीछे जा गिरा। उसके 4 पंजों ने उस छोटे राक्षस के शरीर को चीर डाला। फिर उसने उस छोटे राक्षस को पकड़ लिया, अपने पंख फड़फड़ाए और पश्चिम की ओर उड़ गया। वो कमीना मेरा शिकार चुराने की कोशिश कर रहा है ना? हान सेन गुस्से से भर गया, इसलिए वह भागा और काले बाघ का पीछा किया। केवल हान सेन को ही दूसरों का शिकार चुराने की अनुमति थी और इस काले बाघ द्वारा उसका शिकार चुराने का विचार अस्वीकार्य था। बड़े राक्षस ने जब अपने छोटे को पकड़ा हुआ देखा तो उसने हान सेन को नजरअंदाज कर दिया और काले बाघ का भी पीछा करने की कोशिश की। काले बाघ ने उस छोटे राक्षस को बड़ी आसानी से पकड़ रखा था, भले ही उसका वजन निस्संदेह कितने टन था, और फिर भी वह इतनी तेज चल रहा था कि न तो वह और न ही बड़ा राक्षस उसे पकड़ पा रहे थे। हान सेन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह दूसरों से आसानी से शिकार छीनने में माहिर था, लेकिन अब किसी ने उसके साथ भी यही करने की कोशिश की थी। ये बहुत ही क्रोधित करने वाला था। चुपचाप हान सेन बाघ का पीछा करते हुए आकाश में तेजी से आगे बढ़ा। छोटा फरिश्ता और बड़ा राक्षस भी उसके पीछे गए और बड़े राक्षस के पीछे मिट्टी उड़ने, कीचड़ उछालने, चट्टानें तोड़ने और पेड़ों को कुचलने के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए। सौभाग्य से आसपास कोई मानव आश्रय नहीं था और न ही आगे के इलाकों में होगा। अगर कोई शाही आश्रय भी उस उग्र राक्षस के रास्ते में आ जाता तो वह कुछ ही सेकंड में ध्वस्त हो जाता। हान सेन उन सब में सबसे धीमा था। वह पीछे था और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। छोटा फरिश्ता और बड़ा राक्षस दोनों उससे तेज थे। हान सेन ने दांत पीसकर ईश्वर के प्रकाश पुत्र की ऊर्जा प्रवाह की नकल की, इससे उसकी गति में जबरदस्त वृद्धि हुई। इससे वह लगभग बराबरी पर आ गया और पीछे नहीं छूटा। काला बाघ देखने में बेहद खतरनाक था। इतने बड़े राक्षस को ढोने के बावजूद वह बिना किसी परेशानी के पश्चिम की ओर अपनी उड़ान जारी रखने और उन सभी से आगे निकलने में कामयाब रहा। हान सेन लगातार 4 दिनों तक काले बाघ का पीछा करता रहा और दोनों में से किसी ने भी अपनी गति धीमी नहीं की। हान सेन खुद बाघ की करतूत को माफ नहीं कर पा रहा था और अपनी ऊर्जा के जोर से उसने ईश्वर की कसम खाई कि वह बाघ को जरूर पकड़ेगा और उसे उसकी सजा देगा। बड़े राक्षस को भी ऐसा ही महसूस हुआ। बाघ के पंजों के भयानक पंजों में जकड़ा उसका बच्चा उनकी उड़ान के दौरान बार बार मदद के लिए पुकार रहा था। बच्चे की दृढ़ता की सराहना करनी ही थी और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह दूसरी पीढ़ी का सुपरजीव क्यों था। शैतानी आंखों वाली मकड़ियों की जीवन शक्ति कमजोर थी और अगर उन्हें ही छीन लिया जाता तो वे कब की मर चुकी होती। उनके जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं था, मदद के लिए चीखने चिल्लाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अपनी तमाम बहादुरी भरी कोशिशों के बावजूद कोई भी काले बाघ को पकड़ नहीं पाया। और अब तक 8 दिन बीत चुके थे। उनकी उड़ान इतनी लंबी और दूर तक चली थी कि वे सांदाओ नदी क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे। आगे दूर दूर तक दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं थीं, जिनके पास पहुंचते ही काला बाघ बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर उड़ गया। हान सेन ने आगे देखा और रुक गया। जुड़े हुए सभी पहाड़ों के बीच एक बैंगनी पहाड़ था जो किसी दर्दनाक अंगूठे की तरह उभरा हुआ था। काला बाघ उसकी ढलान पर उतरा और छोटे राक्षस को अपने साथ ऊपर खींच लिया। बैंगनी रंग का वह पहाड़ वाकई अजीब था। वह बहुत ऊंचा था और उसकी चोटी बादलों के ऊपर कहीं टिकी हुई थी। उस चोटी पर एक महल जैसा कुछ था। हान सेन ने वहां काले बाघ को देखा और उसे शक था कि हालात और भी बदतर होने वाले हैं। किसी आत्मा आश्रय में इतना जंगली राक्षस होना उसे सिर्फ शाही दर्जे का नहीं बना सकता। हान सेन को नन्ही परी याद आ गई, जबकि बड़ा राक्षस आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। बैंगनी रंग का महल अर्धपारदर्शी लग रहा था, क्योंकि बादलों की मनमर्जी और यात्रा के कारण उसका रूप बदलता और खुलता रहता था। काला बाघ ऊपर की ओर दौड़ता हुआ जा रहा था। बैंगनी महल के दोहरे दरवाजे ऐसे खुले मानो स्वचालित हों और छटपटाते चीखते राक्षस को अपनी गिरफ्त में लेकर बाघ अंदर भागा। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, दरवाजे बंद हो गए और विशाल राक्षस बाहर ही बंद हो गया। लेकिन विशाल राक्षस यहीं रुकने को तैयार नहीं था। अपने विशालकाय शरीर से वह बार बार फाटकों पर वार कर रहा था ताकि उसे गिरा सके। उस विशाल राक्षस की चौड़ाई 100 मीटर थी और ऊंचाई कम से कम 50 मीटर। लेकिन उस दरवाजे की छाया में वह इतना भव्य नहीं लग रहा था। दोनों की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से बराबर थी। धमाका! विशालकाय राक्षस के शरीर ने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर धमाका दूर दूर तक गूंज रहा था। लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद पत्थर का दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। राक्षस की दुर्दांत शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। राक्षस हर बार इतनी जोर से धक्का लगाता कि हर बार पीछे की ओर गिरता। हर असफल प्रयास के बाद वह जोर से चीखता और फिर एक बार और कोशिश करता। कुछ नहीं हुआ। पत्थर का दरवाजा मजबूती से बंद था और चाहे कितनी भी ताकत लगाई जाए, बड़ा राक्षस दरवाजा तोड़ नहीं पा रहा था। इन सब प्रहारों के बाद राक्षस से खून बहने लगा था और फिर भी दरवाजा बंद ही रहा। हान सेन ये देखकर हैरान रह गया।
वह शक्तिशाली राक्षस जरूर कोई महाप्राणी रहा होगा और उसे शक था कि दूसरी पीढ़ी के ज्यादातर राक्षस उसे मार नहीं पाएंगे। फिर भी राक्षस की अपार शक्ति प्राप्त होने के बावजूद ये दरवाज़ा झुकने को तैयार नहीं था। ये बंद ही रहा और हानसेन को शक था कि यह अंदर इंतजार कर रहे किसी भी स्वामी की ताकत का प्रमाण है। हानसेन ने भौहें चढ़ाईं और आकाश में वापस उड़ गए। वह उस स्थान का हवाई दृश्य लेने और ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आश्रय के अंदर कौन से जीव हैं। लेकिन जब वह हवा में था तो नज़ारा पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ था। हानसेन उसे ठीक से देख नहीं पाया और उसका दिल कुछ डूब गया। अपनी दृष्टि और बोध क्षमता के बल पर उसे बादलों को भेदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अजीब बात यह थी कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हालांकि बादल खुद भी काफी उत्सुक थे। हानसेन ने अपना शैतानी आंख वाला मुखौटा उतारा और शैतानी आंख वाली मकड़ी का ऊर्जा प्रवाह चलाया। गौर से उसने एक बार फिर आश्रय की ओर देखा। हालांकि हानसेन यह नहीं समझ पाया कि वहां क्या है, लेकिन वह कुछ लपटों की उपस्थिति को देख पाया जो जीवन शक्तियों जैसी लग रही थीं। 1, 2, 3, 4, 5। हानसेन ने अंदर कम से कम 5 सुपर जीव गिने। बेशक हानसेन सिर्फ यही देख पा रहा था, उसे यकीन नहीं था कि अंदर और कुछ है भी या नहीं। शायद मुझे सचमुच ये काम छोड़ देना पड़ेगा। हानसेन ने दांत पीस लिए, उसे अपने ही सुझाव से नफरत हो रही थी। ये साफ था कि वह अंदर मौजूद सभी सुपर जीवों से निपट नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वह बस सामान समेटकर वहां से नहीं जाना चाहता था। दूसरी पीढ़ी के सुपर प्राणी को ढूंढना और सुरक्षित करना आसान नहीं था, इसलिए ये काफी बुरा था कि उसे उससे इस तरह छीन लिया गया। अरे छोड़ो भी, मैं जोखिम उठाने जा रहा हूँ। देखते हैं ये सुपर स्पिरिट शेल्टर वाकई कितना शक्तिशाली है। अगर मैं बहुत कमज़ोर भी हुआ तो भी वे मुझे मार नहीं पाएंगे। अगर मैं उस शिकार को वापस नहीं ला पाया जिसे पकड़ने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, तो मैं इस जगह को बर्बाद कर दूंगा। अपना जबड़ा भींचते हुए हानसेन बैंगनी दरवाजे की ओर भागा। बड़े राक्षस और हानसेन ने एक दूसरे को फिलहाल दोस्त माना और हानसेन उसके लिए दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए तैयार था। अगर वे दोनों अंदर घुस गए तो शायद उस बड़े राक्षस के लिए अकेले ही 2 महाप्राणियों से मुकाबला करना संभव हो जाएगा। अगर हानसेन ने बेहतर प्रदर्शन किया तो उसके लिए कुछ और आसान शिकार हासिल करने की संभावना सुखद होगी। यद्यपि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी वह आश्रय स्थल पर थोड़ा उपद्रव करके खुश था। हानसेन दरवाजे के सामने दौड़ा, जबकि विशाल राक्षस उसे खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा तो सुरक्षित रहा, लेकिन उस पर घायल राक्षस का खून लगा हुआ था। हानसेन ने अपना फ्लेमिंग रेक स्पाइक बुलाया और उसे वहां फिट करने की कोशिश की जहां दोहरे दरवाजों के लिए सीम होनी चाहिए थी। जैसे ही रेक स्पाइक दरवाजे में घुसा, अनगिनत चिंगारियां उस जगह को रोशन कर गईं। लेकिन फिर भी उसकी कोशिशों के बावजूद दरवाजे नहीं खुल सके। दरवाजे का एक भी टुकड़ा नहीं टूटा था और अब हानसेन को लगने लगा था कि यह बहुत मुश्किल है। धमाका! बड़े राक्षस ने जब देखा कि हानसेन दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है तो उसने उसे एक बार फिर मारा। उसके मुंह से खून निकला और वह दर्द से चीख पड़ा। ये काम नहीं चलेगा। अगर हम अभी अंदर घुस भी गए तो भी हम आधे मरे हुए होंगे। हमारे घुसते ही मौत लगभग तय हो जाएगी। हानसेन ने दांत पीसते हुए ऊपर से आश्रय में उड़ान भरी। आश्रय बादलों से ढका हुआ था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी अपनी मनस्थिति में उसे जरा भी परवाह नहीं थी। हानसेन उड़कर अंदर आने वाला था, अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा और उस बड़े राक्षस को अंदर आने देगा। कोहरा घना था और हानसेन ने धुंध में प्रवेश करने से पहले अपनी सबसे उपयोगी पशु आत्माओं को बुलाना सुनिश्चित किया। वह बिना किसी रुकावट के बादलों में घुस गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसकी रीढ़ में एक भयावह एहसास ने उसे हड्डियों तक जकड़ लिया। हानसेन ने अपनी तरफ से एक आग से घिरी परछाई को आते देखा। अगर उसने शैतानी आंखों वाला मुखौटा न पहना होता तो उसे उसकी आहट का अंदाजा नहीं होता। डोंग! नन्ही परी उसे ढकने के लिए आगे आई और उसकी तलवार कोहरे में किसी चीज से टकरा गई। वह थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, उनका काल्पनिक हमलावर कोहरे की गहराई में पीछे हट गया। इससे पहले कि हानसेन कोहरे में अपनी यात्रा जारी रख पाते, दूसरी तरफ से वह साया फिर से उन पर टूट पड़ा। खुशकिस्मती से हानसेन उसके पास आते ही उसका पीछा कर पाए और नन्हे फरिश्ते को उचित प्रतिक्रिया देने का आदेश दे पाए। जब हानसेन उसे परछाई के हमले को रोकने का आदेश दे रहा था, हानसेन ने मौके का फायदा उठाया और कोहरे में तेजी से आश्रय की ओर उड़ चला। उसे पता था कि आश्रय की दीवारें सिर्फ 100 मीटर दूर थीं, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कई 100 मीटर दूर आ गया हो। और फिर भी उसे ज़मीन अभी तक दिखाई नहीं दी थी। अरे नहीं! हानसेन को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कोहरा नहीं था। वह उसके घेरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ 100 मीटर पीछे जिस दिशा में वह आया था, उसी दिशा में उड़ने के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह कहीं नहीं जा रहा था।
लेकिन हान सेन कम से कम इस बात से खुश था कि उसके पास शैतानी आंखों वाला मुखौटा था, जिससे वह धुंध में छिपे किसी भी जीव पर नजर रख सकता था। इससे वह सतर्क और खतरे से दूर रहा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ धुंध में मेरे साथ सिर्फ एक ही सुपर जीव छिपा है। अगर बाकी लोग पास नहीं आए तो शायद मैं उसे एक एक करके मार डालूंगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। वह ये नहीं मानता था कि उसके आसपास छुपे हुए किसी भी सुपर प्राणी से उसे बहुत अधिक खतरा हो सकता है, और अपने शैतानी आंखों वाले मुखौटे के बिना भी वह अपनी डोंगक्सुआन आभा का उपयोग करके उसकी उपस्थिति को भांप सकता था और उसे आते हुए देख सकता था। बस एक ही समस्या थी कि उसे जल्दी से निपटना था। अगर उसने जल्दी से इसका ध्यान नहीं रखा तो बस कुछ ही समय में नीचे का विशाल राक्षस दरवाजों से टकराकर मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हान सेन का एक साथी मैदान में कम हो जाएगा। बुरी नज़र वाले मुखौटे की वजह से हान सेन सिर्फ उस जीव की परछाई देख पा रहा था। वह एक जीवन शक्ति थी जो मानो आग की लपटों में लिपटी हुई थी। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह का महाप्राण जीव था। छोटी परी धुंध में ठीक से नहीं देख सकती थी और उसे कब और कहाँ प्रतिक्रिया करनी है, इसके लिए अपने मालिक के आदेश पर निर्भर रहना पड़ता था। हान सेन ने चुपचाप अपना मोर क्रॉसबो निकाला और उसमें जेड स्टील के बोल्ट भर दिए। उसने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया, उस जीव के फिर से प्रकट होने के लिए तैयार। डोंग, नन्ही परी ने अपनी तलवार से एक आती हुई परछाई को दूर भगा दिया। हान सेन ने अभी तक कुछ नहीं किया और बस धैर्यपूर्वक उसे देखता रहा। जलती हुई परछाई कई बार हमला करने में नाकाम रही और हताश दिखी, इसलिए उसने उन पर हमला करने की कोशिश छोड़ दी और धुंध में डूब गई और उन दोनों को वापस लौटते हुए देखने लगी। हान सेन ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह उसे देख ही नहीं पा रहा हो, और ध्यान न देने का दिखावा करने के लिए उसने अपना सिर कई दिशाओं में घुमाया। लेकिन सच तो ये था कि उस जीव के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब वह बाहर था तो उसने दूसरे महाप्राणियों की जीवन शक्ति देखकर उनकी उपस्थिति का अंदाजा लगा लिया था। लेकिन अब धुंध के अंदर यह अनोखी जीवन शक्ति ही एकमात्र विसंगति थी जिसे वह पहचान पा रहा था। कुछ देर देखने के बाद लॉ को यकीन हो गया कि हान सेन और नन्हे फरिश्ते ने सचमुच अपना लक्ष्य खो दिया है। वह हान सेन के पीछे पीछे कोहरे में तैरती हुई धीरे धीरे उनके पास पहुंची। हान सेन बाएं दाएं देखता रहा, मानो उसे पता ही न हो कि वह कहाँ से आ रहा है। लेकिन कुछ देर पहले उसने जो डोंगक्सुआन आभा डाली थी उसकी वजह से वह उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख पा रहा था। जब वह जलती हुई छाया हान सेन के 10 मीटर के भीतर आई तो वह अचानक क्रोधित हो गई और धुंध के घुसपैठिए की ओर बढ़ गई। जैसे ही लॉ हान सेन के पास पहुंची, उसने तुरंत पलटकर अपने फ्लेमिंग रेक स्पाइक से हमले को रोक दिया और अपने बाएं हाथ से मोर क्रॉसबो से लगातार फायर किया। लगातार उसने दुश्मन की ओर 8 जेड स्टील बोल्ट दागे। वेदना, लेकिन टक्कर के बाद हान सेन और रेक स्पाइक हिलकर दूर जा गिरे, जिससे उनकी सटीकता पर नकारात्मक असर पड़ा। फिर भी उन्होंने धुंध की आवाज़ में 3 बार एक अजीब सी आवाज़ सुनी। 8 में से 3 बोल्ट अपने निशाने पर लग गए थे। उसी समय छोटी परी छाया के सिर पर उड़ी और अपनी पूरी ताकत से उस पर महान तलवार गिरा दी। दहाड़, जलती हुई परछाई दर्द से चीखी, मानो बोल्टों से घायल हो गई हो। वह बेतहाशा कोहरे की ओट में वापस जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शैतानी आंखों वाले मुखौटे की सर्वव्यापी निगाहों के नीचे हान सेन उसकी हर हरकत पर नजर रख पा रहा था। नन्ही परी को साथ लेकर वह धुंधले खतरे के पीछे भागा। हान सेन ने उस जीव को पूरी तरह बेवकूफ़ बना दिया था और अब नन्ही परी ने तुरंत राक्षस को पकड़ लिया। उसने पागलों की तरह अपनी तलवार घुमाई और भागते हुए राक्षस के भागने का रास्ता रोक दिया। हान सेन ने मोर क्रॉसबो से फिर फायर किया, जिससे बाकी 6 बोल्ट खाली हो गए। समय इससे अधिक सही नहीं हो सकता था, क्योंकि प्राणी ने छोटे देवदूत की महान तलवार के क्रूर प्रहारों से बचने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। जैसे ही 4 बोल्टों ने अपना निशाना साधा, कोहरे में और भी कराहें गूंजने लगीं। जीव कांप उठा। अचानक एक प्रकाश की किरण की तरह वह नन्ही परी उस जीव के पास से गुजरी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक सिर आसमान में उड़ गया, जिसके पीछे खून बह रहा था। घुटन भरी धुंध लाल हो पाती इससे पहले ही वह अपने मालिक के गिरने के साथ ही गायब हो गई। सुपर प्राणी मिराज गैस फ्रीक मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इस प्राणी का मांस अखाद्य है, लेकिन आप इसका जीवन जीनोसार प्राप्त कर सकते हैं। इसके जीवन जीनोसार का उपभोग करके आप 0 से 10 सुपर जीनो अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। धुंध छट गई और हान सेन को आश्रय की दीवारों और दरवाजे का पुराना नज़ारा फिर से दिखाई देने लगा। अब वह सिर्फ 10 मीटर दूर था। वह मिराज गैस सनकी जिसे उस नन्हे फरिश्ते ने मार डाला था, धीरे धीरे मिटने लगा। वह अजीब था, बिल्ली जैसा। उसका सिर कट गया था और वह भी धड़ के साथ गलने लगा। डोंग, एक लाइव जेनो एसेंस जो ठोस धुंध के गोले जैसा दिख रहा था, जमीन पर गिरा। हान सेन ने उसे उठाना सुनिश्चित किया और ऐसा करने के बाद उस गेट के पीछे की ओर उड़ गया जिसने पहले उनके रास्ते को रोक रखा था। फिर उसने गेट खोलने से रोकने वाला बोल्ट उठाया और उसे हटा दिया।
ऐसा करने के बाद वह तेजी से पीछे की ओर भाग निकला। धमाका! बैंगनी दरवाज़ा उस बड़े राक्षस ने तोड़ दिया। जोरदार दहाड़ के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस गया। आश्रय के अंदर एक बड़ा और सुंदर महल था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वह किसी जीव जंतु या आत्मा से रहित लग रहा था। वह जगह खाली लग रही थी। जब मृग तृष्णा का बादल पूरी तरह से गायब हो गया तो हान सेन की दृष्टि साफ हो गई। उसे कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि काले बाघ द्वारा पकड़ा गया छोटा सा राक्षस भी पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी चीखें भी अब सुनाई नहीं दे रही थीं। वेदना! बड़ा राक्षस तेजी से उस भव्य महल के सामने पहुंचा और उसके ऊंचे दरवाजों पर अपना जोर लगाकर उन्हें खोलने की कोशिश की। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि अंदर छोटा राक्षस है या नहीं। उसके प्रहार से महल तो नहीं गिरा, लेकिन हान सेन ने देखते ही तलवार की चमक देखी। अचानक उस विशाल राक्षस के मजबूत शल्कों में एक बड़ा खूनी घाव गहरा गया। विशाल राक्षस पीड़ा से दहाड़ा, उसका विशालकाय शरीर कुछ कदम पीछे की ओर लुढ़क गया। घाव से खून बह रहा था, जिससे उसके शल्क रंग गए। महल के अंदर से एक छायादार प्राणी निकला, जिसके हाथ में स्टील की तलवार थी और जो स्टील का कवच पहने हुए था। गौर से देखने पर हान सेन ने देखा कि असल में ये हथियार किसी इंसान या प्राणी को नहीं पहनाए गए थे। इंसान के आकार में लगे होने के बावजूद कवच असल में किसी को पहना नहीं रहा था। कवच खाली था, मानो उसमें भूत प्रेत का साया हो। कवच की परत के बीच उसे बस एक भूतिया हरे रंग की रोशनी की झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। क्या ये कोई जीव है या कोई आत्मा है? हान सेन ने अनिश्चितता से बख्तरबंद राक्षस को देखा। गर्जन! स्टील का कवच हिल गया और 2 मीटर लंबी तलवार भी हिल गई। उसकी गति और शक्ति अद्भुत थी और उसने उस विशाल राक्षस के शरीर में एक और गहरी दरार छोड़ दी। एक हरी रोशनी उस विशाल तलवार को घेरे हुए थी, जो हथियार की लंबाई से 1 मीटर ज्यादा लंबी थी। हरी रोशनी तेज लग रही थी और भीमकाय के शल्कों को भेदने के लिए यह उस छोटे से देवदूत की विशाल तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रही होगी। हालांकि उस विशाल राक्षस ने नीचे रखे कवच पर पैर रखने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी और धीमा था। वह उस प्रेत शत्रु को छू नहीं पाया और जैसे ही उसने अपना पैर नीचे रखा, उस राक्षस ने उसे काटना शुरू कर दिया। हर घाव से पैर से खून बह रहा था और राक्षस बेतहाशा दर्द से चीख रहा था। हान सेन ने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन उसने महल से पहले चौक के किनारे से 3 और राक्षसों को अंदर आते देखा। उन्हें घेर लिया गया था। एक 30 मीटर लंबा वानर, एक 4 पैरों वाला सांप और एक पंखों वाला काला बाघ, सभी अलग अलग दिशाओं से प्रकट हुए। पंखों वाला काला बाघ दहाड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। हान सेन ने अपने नन्हे फरिश्ते को बाघ से भिड़ने का आदेश दिया। सांप और बंदर दोनों हान सेन के पास पहुंचे। बंदर ने हान सेन पर मुक्का मारा, जिसे उसने आसानी से चकमा दे दिया, लेकिन उस मुक्के का जोर इतना जोरदार था कि जमीन हिल गई। 4 पैरों वाले सांप ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जो खूनी चाबुक जैसी लग रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसने हान सेन के चारों ओर लगभग उलझकर गांठें बना लीं। उसके फ्लेमिंग रेक स्पाइक ने बड़े वानर की बांह पर वार करके जवाबी हमला किया, जिससे बस हल्की खरोंच आई। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। 4 पैरों वाला सांप हान सेन के लिए बहुत तेज था और अपने हमलों के बीच में उससे बच पाना उसके लिए मुश्किल था। आमने सामने की टक्कर तो पहले से ही काफी मुश्किल थी, अब उसे 2 लोगों से चुनौती मिल रही थी। उसके लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति थी। वेदना! हान सेन ने सांप के हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे ही वार कर दिया। उसका शरीर तोप से दागे गए किसी गोले की तरह दूर जा गिरा। वह 1 दर्जन मीटर दूर जाकर महल की दीवार से टकराया। उसका शरीर कुचला हुआ था और खून उगल रहा था। सांप और बंदर शांत नहीं हुए और जैसे ही वे पास आए, हान सेन सीने में दर्द के साथ उछलकर दूर चला गया। वह बड़े राक्षस के पास पहुंचा और बख्तरबंद प्रेत राक्षस पर अपने फ्लेमिंग रेक स्पाइक का इस्तेमाल किया। डोंग! बख्तरबंद प्रेत ने आते हुए हमले को देखा और उसे रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। टक्कर में हान सेन कुछ कदम पीछे हट गया। वानर और सांप किसी तरह उसे पकड़ने में कामयाब हो गए और बड़े राक्षस ने बदले में हान सेन की मदद करने का फैसला किया। वह दहाड़ता हुआ वानर की ओर दौड़ा। दोनों राक्षस आपस में बहुत जोर से लड़ रहे थे और उनके बीच हर टक्कर एक बहरा कर देने वाली आवाज पैदा कर रही थी। बड़े राक्षस को फुर्तीले बख्तरबंद प्रेत के साथ कठिनाई हो रही थी, लेकिन बंदर के खिलाफ उसका प्रदर्शन कहीं बेहतर था। हान सेन ने बख्तरबंद प्रेत से युद्ध करने के लिए अपनी डोंगक्सुआन आभा का प्रयोग किया। उसके लिए उस विशाल वानर से लड़ने की कोशिश करने से बेहतर था कि वह उससे निपट ले। विरोधियों की यह अदला बदली सही कदम था, क्योंकि इससे वे दोनों उस युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गए जिसमें वे पहले से ही दबदबा रखते थे। फिर भी सांप हान सेन के पीछे पड़ा था और इससे वह चिढ़ गया। परी, मैंने बहुत देर तक तुम्हारी देखभाल की है, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिला। अब समय आ गया है कि तुम मेरे लिए कुछ करो। हान सेन सांप की धारदार जीभ के रास्ते से हट गया, सीप का खोल निकाला और सांप की ओर फेंक दिया।
सांप ने सीप को बचा लिया और जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार सीप का ढक्कन हटा और परी गुस्से में उसमें से बाहर निकली। उसने सांप को देखा और तुरंत अपने बर्फीले हथियार डालकर सीधे उसके सामने उड़ गई। हानसेन ने आह भरी। यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी कि परी उसकी ज़रूरत के समय उसकी मदद करने को तैयार थी और ऐसी विकट परिस्थितियों में भी आलसी नहीं रहने वाली थी। अब जबकि हर प्राणी का अपना एक प्रतिद्वंद्वी था, हानसेन अपना पूरा ध्यान प्रेत कवच पर केंद्रित कर पाया। प्रेत कवच अभी भी एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन था और उसकी चपलता और धारदार हथियार हानसेन जितने ही अच्छे थे। अपनी ताकत से कहीं ज्यादा ताकत के सामने हानसेन को युद्ध के उस एक क्षेत्र का फायदा उठाना था जिसमें उसे बढ़त हासिल थी, गति। लेकिन बख्तरबंद प्रेत ने अपनी हरी रोशनी से लदी स्टील की तलवार को जबरदस्त ताकत से घुमाया। जब हानसेन ने उसे रोकने के लिए अपना फ्लेमिंग रेक स्पाइक उठाया तो उसके हथियार में काफी बड़ा गड्ढा हो गया। इसके बाद हानसेन ने अपने दुश्मन की तलवार से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल किया और अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने के लिए एक संरचना बनाई। उसे एक छेद मिला जहां से वह सुरक्षित रूप से हमला कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत उसका फायदा उठाया और रेक स्पाइक घुमाया। भूतिया कवच पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। फिर हानसेन ने कवच में किसी छेद पर हमला करने के बारे में सोचा क्योंकि इससे उसे मनचाहा नुकसान पहुंचाने में मदद मिल सकती थी। हालांकि फ्लेमिंग रेक स्पाइक बहुत बड़ा था, वह कवच की परत के बीच मौजूद बारीक दरारों में घुसने में सक्षम नहीं था। हानसेन हरी बत्ती के हमलों से बचता रहा और साथ ही मन सोचता रहा, यह अफसोस की बात है कि जिस कच्ची जेड स्टील की छोटी तलवार को मैंने वान परिवार से बनवाने के लिए कहा था, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर वह अभी मेरे पास होती तो उसकी प्रभावशीलता को परखने का यह एक शानदार मौका होता। कोई और चारा न होने पर हानसेन ने अपने हाथ में एक कच्चा जेड स्टील बोल्ट निकाला। सही समय आने पर वह अपने हाथ से उसे उस प्रेत की कमजोरी में घुसा सकता था जो शायद उसकी कमजोरी थी। दूसरी तरफ नन्हा फरिश्ता और काला बाघ हवा में एक दूसरे से जूझ रहे थे। काले बाघ का शरीर धातु जैसा था और उसके पंजे बेहद घातक थे। नन्हे फरिश्ते के सामने उसे कोई नुकसान नहीं था, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। बड़े वानर और बड़े राक्षस के बीच की लड़ाई सबसे खूनी थी। वे दोनों ही जीवन शक्ति पर आधारित महाप्राण थे और उनके हर हमले से आश्रय स्थल हिल जाता था। लड़ते लड़ते वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे, खासकर उस बड़े राक्षस के लिए जो लड़ाई शुरू करने से पहले ही बुरी तरह घायल हो गया था। बंदर से लड़ाई में उसके जख्मों का पूरा फायदा उठाया गया था और वह भीमकाय राक्षस अच्छी हालत में नहीं था। परी सबसे शांत प्राणी थी। सांप उससे भी धीमा था और उसकी जीभ कभी भी अपने निशाने पर नहीं टिक पाती थी। परी द्वारा फेंके गए ठंडे प्रक्षेप्य उसे और भी धीमा कर देते थे। वेदना। परी ने अपनी छोटी सी मुट्ठी निकाली और सांप के मुंह पर जोर से मारा। लगभग तुरंत ही उसके भयानक मुंह से खून बहने लगा। हालांकि सांप बहुत शक्तिशाली लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि परी जल्द ही अपना जीवन समाप्त कर लेगी। हालांकि हानसेन अकेले बख्तरबंद प्रेत से नहीं निपट सकता था, और जब उसने देखा कि बड़ा राक्षस बड़े वानर से हारने वाला है तो वह चिंतित हो गया। अगर बड़ा राक्षस गिर गया तो उनकी लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा और उनके बीच बेमेल मुकाबला होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हानसेन ने दांत पीसते हुए डोंगशुआन सूत्र का जाप किया। उसने अपनी ऊर्जा को पवित्र प्रकाश में बदल दिया और जब उसे सही समय मिला तो उसने उस पवित्र प्रकाश को उस बड़े राक्षस पर डाला ताकि उसके घाव भर जाएं। गैंडे से प्राप्त पवित्र प्रकाश की उन्होंने जो नकल की थी उसमें अद्भुत उपचार गुण थे। जब वह प्रकाश घावों पर पहुंचा तो वे तुरंत खुद को सील करने लगे। हानसेन ने पवित्र प्रकाश डालने और उस बड़े राक्षस के जख्मों को भरने की पूरी कोशिश की और जल्द ही उसकी जीवन शक्ति इतनी वापस आ गई कि वह नए जोश के साथ अपनी लड़ाई जारी रख सका। हानसेन को राहत मिली। कम से कम फिलहाल तो मैं स्थिति पर नियंत्रण रख पा रहा हूं। हानसेन ने अपना ध्यान बख्तरबंद प्रेत पर केंद्रित किया। अपने डोंगक्सुआन आभा के साथ अपने दुश्मन के हमलों से बचने के लिए अपनी डोंगक्सुआन शक्तियों का इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं था। हानसेन को उम्मीद नहीं थी कि वह इस स्थिति में उसे हरा देगा, लेकिन वह कम से कम अपनी लड़ाई को लंबा खींचना चाहता था और अपने दूसरे साथियों को अपनी लड़ाई खुद सुझाने के लिए कुछ समय देना चाहता था। अपने बचाव के बीच हानसेन ने बड़े राक्षस को ठीक करने के लिए हर संभव अवसर का लाभ उठाया ताकि वह भयानक वानर से लड़ सके। हानसेन मुख्यतः परी के सांप को मारने का इंतजार कर रहा था। उसके ऐसा करते ही उसने एक स्नोबॉल प्रभाव की कल्पना की जिसमें वे संख्या में दूसरों से ज्यादा हो जाएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। बख्तरबंद प्रेत से अकेले लड़ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। ये शर्म की बात है कि लिटिल सिल्वर अभी भी विकसित हो रहा है। अगर यह अब तक हो गया होता तो इन अपराधियों और उनके आश्रय का अंत करना बहुत आसान होता, हानसेन ने मन ही मन सोचा। हानसेन अपनी डोंगक्सुआन आभा से बख्तरबंद प्रेत को स्कैन करता रहा। उसे पता चल गया था कि यह दूसरी पीढ़ी का एक सुपर प्राणी है
और इसमें एक अजीब और अनोखी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। क्या यही ऊर्जा प्रवाह तलवार को ढकने और उसे सशक्त बनाने के लिए हरी रोशनी को सक्रिय कर रहा है? अगर ऐसा है तो ये शानदार है। रोशनी बेहद कारगर है, लेकिन इसके अलावा क्या ये देखने में इतनी शानदार नहीं लगती? हान सेन पीछे की ओर चलता रहा, प्रेत के ऊर्जा प्रवाह को देखता और रिकॉर्ड करता रहा। परी काफी ठीक चल रही थी। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां बार बार सांप के सिर पर पड़ रही थीं, और हर भूसा सांप के घायल चेहरे से खून निकाल रहा था। लेकिन जब खून जमीन पर गिरा तो वह बर्फ बन गया। हान सेन ने सांप को गौर से देखा और पाया कि उसका ऊर्जा प्रवाह बिल्कुल धुंधला था। इससे उसे पता चला कि यह पहली पीढ़ी का सुपर प्राणी था। महाकपि भी वैसा ही था, पहली पीढ़ी का एक महाप्राण प्राणी। आकाश में काला बाघ अभी उससे बहुत दूर था, इसलिए वह अभी कुछ नहीं बता पा रहा था। हान सेन ने देखा कि सांप परी द्वारा मारा जाने वाला था, लेकिन उसकी अचानक खुशी भय की तीव्र भावना से छिन गई। आश्रय के अंदर एक जीवन शक्ति आ रही थी। वह तेजी से उनकी ओर नहीं बढ़ रही थी, लेकिन इससे यह और भी भयावह हो गया। जीवन शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। हान सेन ने अपनी शैतानी आंखों वाले मुखौटे से उसे देखा और उसने एक ज्वलंत लाल जीवन शक्ति को उठते देखा। जो कुछ भी उनकी ओर आ रहा था वह उसके करीब आ रहा था। अरे नहीं, इस आश्रय में एक और महाप्राण प्राणी है। हान सेन इस चिंताजनक खुलासे से तुरंत निराश हो गया। उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अथक संघर्ष किया था, और बिना इनाम के भागने का विचार ही उसके लिए अपराध था। यदि यह भयानक प्राणी लड़ाई में शामिल हो गया तो युद्ध का पलड़ा झुक जाएगा और उसे बहाल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन फिर भी हान सेन को लड़ाई छोड़ देना ठीक नहीं लगा। जैसे ही उसने देखा कि सांप परी द्वारा मारा जाने वाला है, उसने दांत पीस लिए और उस भयानक ऊर्जा की ओर दौड़ा जो पास आ रही थी। यदि वह कुछ समय के लिए उसकी प्रगति को धीमा कर सके और परी को सांप को खत्म करने का मौका दे सके तो उसके पास एक मौका हो सकता है। बख्तरबंद प्रेत ने अपने दुश्मन को इतनी जल्दी जाने नहीं दिया और उसका पीछा किया। हान सेन लगातार बचता रहा, लेकिन उस भयानक ऊर्जा की ओर दौड़ता रहा। 15 इमारतों को पार करने के बाद वह एक लंबी सीढ़ी पर पहुंचा जो आसमान छू रही थी। उसके ऊपर एक बड़ा महल था। सीढ़ियों पर एक खूबसूरत महिला धीरे से नीचे उतरी। उसका शरीर अद्भुत था और वह हान सेन से लगभग 1 फुट लंबी थी। फिर भी उसकी चढ़ाई एकदम सही थी। उसकी लंबी टांगें उसकी पतली कमर तक पहुंच रही थीं, जो ऊपर उठे हुए उसके विशाल स्तनों के लिए एक आधार का काम कर रही थी। उसने जो काला कवच पहना हुआ था उसमें वह शक्ति और सम्मान का एहसास करा रही थी। वह एक चीते जैसी थी, एक मादा बिल्ली जो सुंदर भी थी और क्रूर भी। यही इस आश्रय की आत्मा है। हान सेन ने अब अपने पहले के विचारों को संशोधित किया जब उसने माना था कि बख्तरबंद प्रेत आश्रय की आत्मा थी। आत्मा ने हान सेन को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसके लंबे काले बाल जमीन तक लहरा रहे थे। उसने हान सेन को एक कातिल निगाह से देखा। आत्मा ने कवच तो पहना हुआ था, लेकिन उसने कोई हेलमेट नहीं पहना था। उसके सिर पर एक मुकुट था। उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन उसके सुंदर सफ़ेद हाथों से मारक क्षमता का आभास हो रहा था। मुझे किसी तरह उसे संभालना होगा और उसे तब तक व्यस्त रखना होगा जब तक परी सांप को खत्म नहीं कर देती। हान सेन ने दांत पीस लिए। उसने आत्मा के सीढ़ियों से नीचे उतरने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने अभी अभी अपनी डोंगक्सुआन आभा को निखारा था, इसलिए उसकी बोध क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ था। डोंगक्सुआन शक्तियों से प्राप्त गतिशीलता की कृपा से उसे विश्वास था कि वह कुछ समय के लिए 2 महाप्राणियों को पतंग की तरह उड़ा सकता है। बख्तरबंद प्रेत अभी भी हान सेन के पीछे था और अब उसकी चाल गुस्से से भरी लग रही थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के उस आत्मा का अनादर करने के फैसले से नाराज लग रहा था जो नीचे उतर रही थी, और इसलिए उसने अपनी तलवार और भी ज्यादा आक्रामकता से घुमाई। हान सेन ने अपनी डोंगक्सुआन चालों का पूरा इस्तेमाल किया और उन्हें पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। इस तरह प्रेत के लिए उस पर वार करना मुश्किल हो गया। कुछ 100 कदम चलने के बाद आत्मा ने हान सेन को घृणा और तिरस्कार से देखा और उससे मिलने के लिए नीचे उतरी। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और अपने हमलावर पर मुक्का मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ज्यादा ताकत लगाई हो, पर उसकी मुट्ठियां इतनी तेज थी मानो टेलीपोर्ट हो गई हों। मुट्ठियां अचानक हान सेन के पेट से टकरा गईं। वेदना। हान सेन का शरीर उल्कापिंड की तरह सीढ़ियों से नीचे की ओर उछला। वह एक इमारत की छत से टकराया, जिससे उसकी नाजुक टाइलें टूट गईं। हान सेन के कवच पर कई दरारें पड़ गई थीं और अब एक खुला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा था। हान सेन खून से लथपथ मुंह लिए छत से नीचे उतरा। आत्मा का मुक्का ऐसा नहीं था जो चूक सकता था, लेकिन यह इतना अचानक हुआ कि उसके पास बचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। खुशकिस्मती से हान सेन तेज था और उसकी शक्ति साफ तौर पर पूरी क्षमता पर नहीं थी। उसने सोचा कि अगर उसने ज्यादा जोर लगाया होता तो उसका कवच पूरी तरह से नष्ट हो जाता। बख्तरबंद प्रेत सीढ़ियों से नीचे कूद गया और हरी रोशनी वाली तलवार से हान सेन पर वार किया।
तेजी से कदम बढ़ाते हुए हानसेन हमले से बच निकलने में कामयाब रहा। उसकी नज़र उस आत्मा पर पड़ी। वह इतनी तेज थी कि उसे उस पर नज़र रखनी ही पड़ेगी। अगर वह दोबारा उस पर हमला करती तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि हानसेन की इंद्रियां बहुत तेज थीं और वह अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कब कोई कदम उठाने वाली है। अब हानसेन के लिए उस चीज़ को ठीक से परखने का समय आ गया था जिसका उसने हाल ही में काफ़ी अभ्यास किया था। आत्मा ने हानसेन की तरफ देखा और अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। उसने उसकी तरफ मुट्ठी तान दी। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी घुमाई, हमला तेज हो गया। हानसेन की आंखें समझ नहीं पा रही थीं कि उसने ये हमला कैसे किया, लेकिन उसका पूरा शरीर मानो उसके ठीक सामने टेलीपोर्ट हो गया। उसकी उत्कृष्ट इंद्रियां सचमुच उसकी हरकतों की बारीक बारीकियों को पकड़ने में सक्षम थीं। अपने पैर की एक हरकत से उसने अपने शरीर को थोड़ा सा बगल की ओर सरकाया और उसके हमले को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया। अपनी मुट्ठी का निशाना चूकते देख आत्मा को गहरा सदमा लगा। इस छोटे से क्षण में हानसेन ने बदला लेने के लिए आत्मा के पेट पर अपनी मुट्ठी घुमाई, लेकिन आत्मा का शरीर ऐसे गायब हो गया मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। उसकी मुट्ठी बहुत पास थी पर चूक गई।